नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर। तो एसएससी एग्जाम में जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का कुछ पार्ट शामिल किया गया है और उसी पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी तैयारी का लेवल भी जांच सकते हैं। एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जीके के सभी विषय जैसे भारतीय इतिहास, पॉलिटी एवं राज्य व्यवस्था, भूगोल और इकोनॉमिक्स, ये सभी डिस्कस किए जा चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल से इनको सुन सकते हैं। जो भी छात्र कोचिंग नहीं करना चाहते हैं और पूरा जीके उनको चाहिए तो ये सब हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। एक एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो देन आप यहां से हेल्प ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चंस YouTube चैनल पर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? Which Sultan of Delhi had declared himself as Khalifa? Right answer is B. This was the Mubarak Shah Khilji. You know, Mubarak Shah Khilji was the Sultan under the खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था और उसी वंश में मुबारक शाह खिलजी सुल्तान हुए थे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की 1290 ईस्वी में। देन मुबारक शाह खिलजी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड बाई अमीर खुसरो? अमीर खुसरो ने निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? The right answer is C. This was the sitar. Some scholars believe that Amir Khusro, who was the Persian poet in Delhi Sultanate, who invented the sitar. Then कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अमीर खुसरो जो फारसी भाषा के विद्वान थे, दिल्ली सल्तनत में रहते थे और 7 सुल्तानों के दरबार में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था और ऐसा भी माना जाता है कि तबला और सारंगी, इन दोनों को उन्होंने इनमें फ्यूज किया था, इन दोनों के मिश्रण से इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया? निम्न में से किस विद्वान को भारत का तोता कहा जाता है? Then right answer is B. Amir Khusro. So then you know Amir Khusro did the important work in Persian literature and he is called Parrot of India or Voice of India due to his literary contribution. तो अमीर खुसरो फारसी भाषा के बड़े विद्वान थे और इन्होंने फारसी भाषा में जो योगदान दिया दिल्ली सल्तनत के समय में, उसी के आधार पर इनको भारत की आवाज या भारत का तोता कहा जाता है। और अमीर खुसरो ही पहले विद्वान थे जिन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग आरंभ किया था और अपने कविता लेखन में हिंदी शब्दों का प्रयोग आरंभ करने वाले भी अमीर खुसरो ही पहले विद्वान थे।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति आरंभ की थी? Then right answer is Balban. Balban was the Sultan of slave dynasty and Balban continued as Sultan during 1266 to 1286 and Balban introduced so many new Persian practices in the Delhi court. बलबन गुलाम वंश के सुल्तान थे जिन्होंने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में शासन किया और दिल्ली सल्तनत में कई नई परंपराओं को उन्होंने आरंभ किया। अपने विरोधियों को शांत करने के लिए, उनका दमन करने के लिए उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। Next question is, who was the commander of Akbar's army in the second battle of Panipat in 1556? 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कौन था? Then right answer is D. This was Bairam Khan. Bairam Khan was the Persian commander and who came in India with the Mughal Emperor Humayun. After the death of Humayun, Bairam Khan did work as a guardian to Akbar. And in the battle of Panipat, who supported Akbar, and Akbar got victory due to the strategic contribution of Bairam Khan. पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य का एक जिला है जहां पर यह दूसरा युद्ध हुआ और इसमें बैरम खान जो ईरान का कमांडर था, अकबर के पिता हुमायूं के साथ वह भारत आया था और इस युद्ध में अकबर की विजय बैरम खान के सहयोग के कारण ही हुई और अकबर ने इस युद्ध में मोहम्मद आदिल शाह सूरी और उसके सेनापति हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इट्स ट्रेड इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ विच मुगल एम्परर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार किस मुगल सम्राट की अनुमति से आरंभ किया? The right answer is B. This was the Mughal Emperor Jahangir. Jahangir was the son of Mughal Emperor Akbar. As Jahangir as a emperor continued his reign during 1605 to 1627 and Jahangir granted permission to William Hawkins and Thomas Roe, the agent of East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और इस कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी मुगल सम्राट जहांगीर से और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय विलियम हॉकिंस को भारत भेजा 1608 ईस्वी में। इसके बाद 1615 ईस्वी में थॉमस रो को भेजा गया और जहांगीर ने इनसे मुलाकात के पश्चात ही भारत में व्यापार करने की और निवास करने की अनुमति प्रदान की थी।
तो आप जानते हैं कि जहांगीर मुगल सम्राट अकबर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? The right answer is A. This was the Babur. Babur was the founder of Mughal Empire and who laid foundation stone of empire in 1526 after defeating Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat first. मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की 1526 ईस्वी में, जब उसने इब्राहिम लोदी नाम के सुल्तान को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मेमोरी ऑफ विच विक्ट्री डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में किया? The right answer is C. This was the Ahmednagar. Now Ahmednagar is a district of Maharashtra, but that time it was a state or principality. Then Akbar got victory against the Ahmednagar during 1599 to 1600, and after the great victory, Akbar built the Buland Darwaja, the highest gate, in his new capital Fatehpur Sikri. So it was a landmark for not only Akbar but in the architecture of Mughal Empire. तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया फतेहपुर सीकरी में, जब उन्होंने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाई थी। और अहमदनगर उस समय एक रियासत थी और जहां पर चांद बीबी रूल करती थी। तो अकबर की सेना ने उनको पराजित किया और अहमदनगर पर अधिकार किया था, और इस बड़ी विजय के पश्चात ही अकबर ने इस बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वलिटी बिफोर द लॉ? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? The right answer is C. This is the Article 14. Article 14 provides equality before law, also equal protection of laws. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता भारत के सभी नागरिकों को प्रदान करता है, और यह पहला समानता का अधिकार है। तो भारत के संविधान में वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, उनमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, और ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से आरंभ होता है और अनुच्छेद 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? कौन से आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सिफारिश की थी? So then right answer is A. This was the Mandal Commission. Mandal Commission
recommended to the government, and that time BP Singh was the prime minister. His government implemented the reservation to OBC after hearing in the Supreme Court in the famous Indira Sahni case. ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग बनाया गया था। 1977-78 तक मंडल आयोग ने अपनी स्टडी की और भारत में ओबीसी पर एक अपना सर्वे प्रस्तुत किया, और बाद में जब बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तब उनकी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया। और सुप्रीम कोर्ट का प्रसिद्ध केस इंदिरा साहनी केस है। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार को परमिशन दी थी, और बीपी सिंह सरकार ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया था। The next question is, when the Untouchability Prevention Act was formed, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? The right answer is B, in the 1955. But now Untouchability Prevention Act is called the Civil Right Protection Act 1976, and which prohibit the discriminatory behavior against the lower caste, Dalit or the scheduled caste, and now it have become the punishable offense. अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया। अब इसको सिविल अधिकार संरक्षण कानून 1976 कहा जाता है, और इस कानून के द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति या अन्य जाति के व्यक्ति को हम इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया जाता है भारत में तो देन उस व्यक्ति को फिर सजा दी जाती है। इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध माना गया है। The next question is, Padam Award and Bharat Ratna are granted under which article? पद्म पुरस्कार एवं भारत रत्न किस अनुच्छेद के अधीन प्रदान किए जाते हैं? सी और डी, इसका ऑप्शन नीचे है सेकंड पेज पर। Then right answer is the C, Article 18. Article 18 makes provision about the abolishment of titles. Titles were the some kind of prefix or suffix they were used by the official during the British time, like the sir, knighthood, and they had the discriminatory behavior among the peoples. तो अंग्रेजी सरकार के समय में उपाधियों का प्रयोग किया जाता था, जैसे सर, राय बहादुर, नाइटहुड, और ये उपाधियां अंग्रेजी सरकार ने भारत के व्यक्तियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को दी थी, और इन उपाधियों के कारण समाज में भेदभाव होता था, और अनुच्छेद 18 के तहत अब इसको रोक दिया गया है। लेकिन पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, बहुत सारे पुरस्कारों को परमिशन दी गई है, क्योंकि इनको उस सेंस में उपाधि नहीं माना जाता जैसा कि अंग्रेजी काल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच आर्टिकल फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज मेंशन्ड? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इज ए, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ राइट टू लिबर्टी टू द इंडियन सिटीजन। तो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक, और अनुच्छेद 19 के काफी सारे सब क्लॉज हैं, उनमें से
सबसे पहला जो क्लॉज है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्स whom इन द टर्म हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द में किसको शामिल माना है? क्योंकि हिंदू शब्द की व्याख्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हियरिंग की और फिर अपना जजमेंट दिया। Then right answer is D. Jain, Buddhist and Sikhs are the part of Hindu under the Article 25. The Supreme Court in his important verdict, it was clarified, so now there is no confusion. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये बताया कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। तो हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध, सिख को शामिल किया गया है, ईसाई, पारसी और इस्लाम को इसमें शामिल नहीं किया है। और यह व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के अंतर्गत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what fundamental rights has Dr. Bhimrao Ambedkar called the heart and soul of the Constitution? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? द राइट आंसर इज डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एंड यू नो दिस फंडामेंटल राइट्स falls under the Article 32 and through which Supreme Court protect, preserve the fundamental rights of Indian citizen applying the 5 kinds of writ. तो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति इस मूल अधिकार के अंतर्गत दी गई है और यह मूल अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है और उस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 32 एम्पावर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू इश्यू अ रिट। अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। द राइट आंसर इज ए, ओनली द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 इज एप्लीकेबल ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट, do not for the high court. High court can exercise the same powers under article 226. तो अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं। हाई कोर्ट भी ऐसी 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which of the following period no 5-year plan was implemented? निम्न में से किस अवधि में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई? The right answer is C. During the 1966 to 1969, you know, this was the phase of crisis because now India was involved in Indo-Pak war. This was the first Indo-Pakistan war and continued. And at the same time, there was a outbreak of great famine in the most of part of the India. That's why government suspended the 5-year plans
एंड दिस फेज इज कॉल्ड द प्लान हॉलीडे। इस अवधि में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था और भारत के कई क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अकाल की स्थिति थी, इसलिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को कैंसिल कर दिया और 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना भारत में लागू नहीं की गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी? The right answer is D. This is the Lucknow. You know, most of the banks of India have their headquarters in Mumbai, but this is the SIDBI located in Lucknow. Initially, it was under the IDBI, and the SIDBI started its functioning from 1990, and this provide financial grants and support to the small scale industries and now for the MSMEs. तो आप जानते हैं कि भारत के लगभग सभी बैंकों का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। तो सिडबी पहले आईडीबीआई बैंक के अधीन ही कार्य करता था, बाद में इसको अलग किया गया और 1990 से ये लखनऊ में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य फंक्शन ये है कि छोटे जो उद्योग हैं जिनको आज हम एमएसएमईज कहा जाता है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द 5-year प्लान फर्स्ट इंप्लीमेंटेड? सर्वप्रथम किस देश में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? The right answer is D. This was the Russia. Russia during the 1928 introduced a new concept for socio-economic development in the world, and later on India adopted so many features of the Russia, and 5-year plan was one of them. तो पंचवर्षीय योजनाएं दुनिया में सबसे पहले रूस ने लागू की थी 1928 से, और भारत ने रूस से बहुत सारी विशेषताओं को, लक्षणों को स्वीकार किया है। उनमें से एक पंचवर्षीय योजना भी है। The next question is, when was the Securities Exchange Board of India SEBI established? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या सेबी की स्थापना कब की गई? The right answer is C, in 1988. You know, the main function of SEBI is to regulate the share market stock exchange, and SEBI has its headquarters at Mumbai, and nowadays the functioning or responsibility of SEBIs have increased at the large scale. तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई। इसका मुख्य कार्य है भारत के शेयर मार्केट, शेयर बाजारों को नियंत्रित करना, और वर्तमान में इसका कार्य काफी अधिक बढ़ चुका है क्योंकि सरकार ने इसकी जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया है, और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी जोन्स इंडेक्स इज ऑफ विच कंट्रीज स्टॉक मार्केट? डी जोन्स सूचकांक किस देश के शेयर बाजार का है? Then right answer is A, America. The D Jones is one of the important index and which provides
a important variation and differences in the performance of the various companies, and through which most of the share market in the world maintain their share markets. डी जोन्स अमेरिका के शेयर मार्केट का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है और इसी के माध्यम से दुनिया के शेयर बाजार अपने यहां कॉमर्शियल एक्टिविटीज को डिटरमाइन करते हैं. The next question is, when was the first nationalization of banks in India? भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? Then the right answer is D. In 1969. In the 19th July 1969, when the 14 banks were nationalized and center government got the absolute authority over these banks, and that time Indira Gandhi was the Prime Minister of India. तो जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी इस समय, तो उनकी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि ये बैंक पहले निजी हाथों में थे, निजी क्षेत्र में थे, और फिर इन बैंकों पर सरकार ने अपना अधिकार बनाया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई's गवर्नमेंट एंडेड विच 5-year प्लान 1 year बिफोर द टाइम. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त किया था? Right answer is A. This was the 5th 5-year plan, and its duration was 1974 to 79. But the Morarji Desai government ended the plan before that time. तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 वर्ष कम किया था, समाप्त किया था. तो 1974 से लेकर के 1979 तक इसका टाइम था, 74 से 79. एक साल पहले उनकी सरकार ने इसको समाप्त किया था राजनीतिक कारणों से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द कैश रिजर्व रेशियो CRR इज केप्ट. नगद आरक्षित अनुपात कहां रखा जाता है? राइट आंसर इज ए, विद द बैंक्स, बैंकों के पास. यू नो CRR इज a regulatory mechanism of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India applied its monetary policy, and it has 2 kinds of regulatory mechanism, quantitative or the selective measures, and CRR is a quantitative measures, and through which Reserve Bank of India controls all the commercial banks. तो नगद आरक्षित अनुपात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का एक भाग है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सभी बैंकों को कंट्रोल करता है. उनमें से एक तरीका है नगद आरक्षित अनुपात के माध्यम से. तो इसमें बैंकों को अपने टोटल कैश डिपॉजिट का एक सर्टेन अनुपात, एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना होता है, और उसका बैंक प्रयोग नहीं कर सकते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार. नेक्स्ट इज
कराकोरम पास कनेक्ट्स विच कंट्रीज, कराकोरम दर्रा किन देशों को जोड़ता है? The right answer is B. This is the Indo and China. You know, Karakoram Pass is located in Jammu Kashmir region at the border of Ladakh, and it connects India and China because China have illegally acquired some part of the Ladakh and now which is called the Aksai Chin, and also China have claimed over the some part of Karakoram, and this is a one of the disputed matter between India and China. तो कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख के बॉर्डर पर, और यहां से जो मार्ग बना हुआ है भारत चीन के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, और चीन कराकोरम के कुछ हिस्सों पर अपना क्लेम करता है। भारत ने इसका विरोध किया है, इसलिए भारत चीन के बीच में तनाव बना हुआ है। The next question is, which part of the Himalayan mountain is called हिमाद्री? हिमालय पर्वत का कौन सा भाग हिमाद्री कहलाता है? The right answer is B. This is the Great Himalaya. Great Himalaya is also called the Himadri. You know, there are the 4 divisions of Himalaya according to their formation. The uppermost part of Himalaya is called the Trans Himalaya. Below this is the Great Himalaya, and below this the Lesser Himalaya, also called the Himachal Himalaya, and the southernmost part is the आउटर हिमालय, also called the शिवालिक। तो हिमालय पर्वतमाला के 4 भाग हैं। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है हिमालय पर्वत का उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसके नीचे आता है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, जिसको हिमाद्री कहा जाता है। उसके नीचे आता है फिर हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और उसके नीचे सबसे लास्ट में आता है दक्षिण में शिवालिक या फिर बाहरी हिमालय। The next question is, नाथुला पास कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री? नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? The right answer is B. तिब्बत। नाथुला पास now is located in Sikkim state of India, and it directly connects Sikkim to the Lhasa, the capital of Tibet. तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है और यह सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। Which soil is found on the maximum area in India? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? The right answer is B. This is the alluvial soil. Alluvial soil is formed by the deposition of rivers, and it is the most fertile soils among all the soils, and mainly the northern plains of India have formed through the alluvial soil. जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत में नहीं पूरी दुनिया में, और यह मिट्टी बनती है नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के माध्यम से, और भारत में जो उत्तरी हिस्सा है भारत का उत्तरी मैदान है वे सब जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं। The next question is, which of the following river is called sorrow of Bengal? निम्न में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है?
The right answer is C. This is the Damodar river. Damodar river originates from the Chota Nagpur plateau and it flows through Jharkhand and West Bengal, and finally it ended into the West Bengal in a Hooghly river, and due to a severe flood, and Damodar river is responsible for the damage at the large scale. तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, शोक या दुख। छोटा नागपुर पठार से यह नदी निकलती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। दामोदर नदी में लगातार बाढ़ आती है, इससे लोगों को समस्याएं होती हैं, इसलिए बंगाल के लोग इसको दुख या कष्ट का कारण मानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज With which state does the कोरोमंडल कोस्ट फॉर्म ए बाउंड्री? कोरोमंडल तट किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? राइट आंसर इज ए, तमिलनाडु। देन कोरोमंडल कोस्ट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया and is started from the Kanyakumari region of Tamil Nadu or up to the Krishna river. कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तट का एक भाग है। यह कन्याकुमारी तमिलनाडु से आरंभ होता है और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तक जाता है। The next question is Which river forms the deltas of सुंदरबन? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर इज डी, दिस इज द गंगा रिवर। Sundarban Delta now is located in the West Bengal and some part in the Bangladesh, and it is the largest delta region in the world and it is most fertile area. सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो बंगाल की खाड़ी में जब ये एंड होती है तो उस समय सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। सुंदरी नाम के पौधों के आधार पर इसको ये नाम दिया गया है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये और उपजाऊ डेल्टा भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच कंट्रीज इज द मैकमोहन बाउंड्री लाइन लोकेटेड? मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? The right answer is B. This is the India and China. The McMahon line was drawn in 1914. Mainly this line comes under India and China surrounding the Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश के पास भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है और ये डिस्प्यूटेड है चीन की तरफ से। 1914 में अंग्रेजी सरकार ने इसको ड्रॉ किया था, खींचा था। ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी का क्या स्तर रहा होगा। तो एसएससी एग्जाम्स के लिए जीके के काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर जीके के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए गए। तो 2 से 2.5 घंटे में 3 घंटे में एक सब्जेक्ट को आप पूरा वहां से सुन सकते हैं, कवर कर सकते हैं और नोट्स भी आप अपने हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो एसएससी एग्जाम के लिए जीके जीएस पूरा डिस्कस किया जा चुका है। तो अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहें तब भी आपका काम चल जाएगा और लगभग सभी क्वेश्चन इससे पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।